So if m equal to 360 by theta is odd, the number of images found as this one. Okay. लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल हमारे पास में है थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो m इक्वल टू कितना हो गया 360 बाई 120 यानी 3। इसमें दो केस देखेंगे हम लोग। तो एक तो एंगल बाइसेक्टर वाला केस देख लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो आप ये देखो कि एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, इसका मतलब 60 डिग्री होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री है, टोटल मिला के 120 होना चाहिए। आप देख रहे हो कि ये भी 60 डिग्री है, इसका मतलब इसकी इमेज कहाँ मिलेगी अपने को? इस पे मिल जाएगी, किस पर? M2 मिरर पर। इसका मतलब एक इमेज फॉर्म हो गया भी यहाँ इस साइड पर। क्यों? क्योंकि I1 जो है M2 पे लाई कर रही है, यानी अगर M2 के अबव होती तो एक और इमेज मिलती, या M2 के बियॉन्ड होती तब भी कोई इमेज नहीं है। तो अगर M2 पर लाई कर रही है तब भी M2 से कोई इमेज नहीं मिलेगी। उसी तरह यहाँ देखो, ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री। तो आप देखोगे 60 अगर डिग्री है तो 90 डिग्री, तो नेक्स्ट इमेज ये मिलेगी। ये किस पे मिल रही थी? M1 पे मिल रही है कि नहीं? जब M1 पे मिल रही है तो इसका मतलब इसकी भी कोई इमेज नहीं बनेगी। अब इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई इसमें? देखो 3 - 1 = 2 हो गया ना। और ये सब किस पे लाई कर रहे हैं? सब के सब सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ये किस पे लाई कर रहे हैं? सब सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ओके, लिख लीजिए। सर एक मिनट, इसके पीछे वाला दिखा दो। सर हो गया? हाँ ये लिख लीजिए। लिख लिया सब लोगों ने? सर एक मिनट बस। नहीं सर। ओके, हाँ सर।
नेक्स्ट हमारे पास इसी केस में बी ले लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट अदर देन एंगल बाइसेक्टर है तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी? इस केस में 3 हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये कितना 90 डिग्री है, इसको एक्सटेंड करो तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। आप देखो आप यहाँ 30 पर है तो यहाँ एक इमेज M1 की वजह से मिलेगी, ये M1 है। आप देख रहे हो कि एंगल 30 है तो 30 पे तो इमेज मिलेगी अपने को, तो यानी एक इमेज यहाँ मिल जाएगी अपने को। आप देख रहे हो कि I1 M2 के अबव है, यानी ये 30 डिग्री है, तो ये एक और इमेज इसकी M2 की वजह से मिलेगी, तो ये एंगल भी कितना है 30 डिग्री, तो एक I2 ही हो गया। अब आप देख रहे हो कि इसको एक्सटेंड करो, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आप देख रहे हो कि ये कितने पे बनाएगा लेकिन 90 डिग्री। इसका मतलब M1 से कोई इमेज ही नहीं इधर, है ना, क्योंकि 90 डिग्री है, तो एक इमेज ये बन गई I3। इस केस में देखो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई 3 हो गई। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सब किस पे लाई कर रहे हैं? ये सर्कल पे कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सब किस पे लाई करेंगे? सर्कल पे। और इनका सेंटर दूसरा कहाँ दूसरा इमेज होगा? कैसे बना? हाँ बोलिए, क्या आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी क्लियर। और जो सेकंड और थर्ड इमेज बना वो वापस बताओ ना कैसे आपकी बना? वॉइस क्लियर। सर जो सेकंड और थर्ड बना ना वो इमेज वो कैसे बना? हाँ देखो सेकंड कैसे बना रहा हूँ मैं सेकंड ऐसे बना रहा हूँ, फिर से देख लो। मैं कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है, तो ये कितना है 30 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। ये मैंने मान लिया M1 मिरर है, प्लेन मिरर, ये M2 है। इसको एक्सटेंड करो और इसको इधर एक्सटेंड करो। आप यहाँ देखो कि ये 30 डिग्री पर है, तो ये इमेज देखो ना आप, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है कि नहीं, तो ये इमेज कहाँ बन जाएगी हमारे पास? यहाँ बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की I1। यहाँ तक तो क्लियर है। वो आप देखो कि ये जो I1 है M2 के अबव है कि नहीं, M2 के अबव है, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो एक इमेज से हमने एंगल कितना होगा 30 डिग्री हो गया। अभी क्लियर है ये? बोलिए। हाँ सर। अब दूसरा देखो आप, अब ये दोनों देखो M2 और M1 दोनों के बियॉन्ड चली गई I2, तो अब इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन यहाँ देखो इसका M2 की वजह से एक इमेज यहाँ मिलेगी अपने को I3, क्योंकि यहाँ से एंगल कितना 90 डिग्री है और ये कितना है 90 डिग्री। लेकिन ये I3 देखो M1 के बियॉन्ड मिल रही है, इधर की साइड में मिल रही है देखो, तो अब इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो गई यहाँ 3 हो गई। ओके। ओके सर। नहीं क्लियर? लिख लीजिए।
बना लिया? नेक्स्ट लिख लिया सबने? हाँ सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड, इफ m इक्वल टू 360 by theta, if m equal to 360 by theta is not integer, अब ये इंटीजर नहीं है तो क्या होगा? है ना? तो उस केस में हम देखो, इफ m इक्वल टू 360 by theta इज नॉट इंटीजर, तो ये नहीं कह सकते हो कि जो उसका इंटीजर पार्ट आएगा वो आंसर है, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसमें गलत लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर उस कोई भी नंबर आता है, जैसे मान लो 4.25 आया या 4.97 आया, तो 4.97 अगर आया तो उनका कि जो इंटीजर पार्ट है 4, वही उसका आंसर है। वो तो रॉन्ग है। अभी आपको एक एग्जांपल भी लेके दिखाऊंगा मैं। तो आपको क्या करना है, अभी हम लोग जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट पर जो इमेजेस बना रहे हैं हम लोग वैसे बनाएंगे। इफ m इक्वल टू 360 by theta is not integer, then images will be counted as कैसे? जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं। मान लो थीटा इक्वल टू 110 डिग्री है। आप यहाँ देखो m इक्वल टू 360 बाई 110 डिग्री, ये आ रहा है 3.27। अब इसमें आप देखो कि नंबर ऑफ इमेजेस 3 भी मिलती है और 4 भी मिलती है। तो आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हो कि 3 पर ये इंटीजर, मतलब 3 इसका आंसर हो गया? नहीं, वो तो रॉन्ग तरीका है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2 केस लेके दिखाता हूं मैं आपको इसमें। तो पहला केस ले लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर पे रखा। तो हमने ऑड नंबर के केस में क्या देखा था कि अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर पे रखते तो एक इमेज कम मिलेगी, यही था, है ना? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते एक कम है कि ज्यादा, कुछ नहीं कह सकते हो। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं, जो ऐसा हम लोग करते आ रहे हैं वैसे काउंट करेंगे तो एंगल कितना है, सॉरी, ये 55 होगा और ये एंगल भी कितना होगा, 55 होगा। तो ये एंगल कितना हुआ यहाँ, 70 डिग्री हुआ। आप यहाँ देखो ये एंगल कितना है, 55, ये एंगल कितना है, 15 डिग्री। तो एक इमेज, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो एक इमेज तो इसकी ये बन गई I1। आप देखो 15 M2 से अबव 15 डिग्री पर है I1, है कि नहीं? तो 15 डिग्री पर है तो एक इमेज ये बन जाएगी 15 पर, यानी M2 से बन गई, ये I2 हो गया। अब इस केस में देखो, आप वापस सीधा जाओ M1 के लिए, है ना? पहले M2 से देख लेते हैं। तो M2 से जब आप देखोगे तो कितने पर, 55 पर, तो 55 पे तो एक इमेज बना देगा। तो इसकी एक इमेज कहाँ मिलेगी अपने को, 55 पर। आप देखो ये कितना है, ये 15 डिग्री है, क्योंकि पूरा एंगल कितना है, 70 है। तो एक इमेज इससे बन गई, यहाँ तो एक इमेज बढ़ गई। ये इमेज क्या हो गई देखो, एक था I3, ये हो गया I4। इस पे केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिल रही है आपको, 4 इमेजेस मिल रही है। इस केस में तो 4 मिल रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि इमेजेस 3 मिलेंगी, गलत हो गया ना? तो ये लॉजिक समझ में आया सबको? हाँ सर। किसी को डाउट है इसमें? सर एक बार फोर्थ इमेज वापस बता दीजिए ना। फिर से बनाते हैं।
एंगल कितना है 70, ये एंगल भी कितना है 70। ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ, कितना एंगल है 55, यहाँ भी कितना है 55 है कि नहीं। तो यहाँ इमेज कितनी मिल जाएगी, ये M1 है, ये M2 है। तो आप यहाँ देखो एक इमेज यहाँ मिलेगी ना आपको, एक किसकी वजह से, M2 की वजह से, कितने पर 55 पर, तो एक इमेज ही हो जाएगी। अब ये एंगल देखो ना आप कितना है 15 है, तो M2 से अबव 15 है, तो एक इमेज ही नहीं बनेगी फोर्थ वाली। समझ में आया। हाँ सर। है कि नहीं, ठीक है। और एक इमेज इससे बन रही है, तो ये एंगल कितना है 55, अब वो कितना है 15 डिग्री है, तो एक इमेज इससे बनेगी, तो इसकी एक इमेज यहाँ बन जाएगी। ये I1 है, ये I2 है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिल रही है इसमें अपने, 4 मिल रही है। ओके, तो ये एंगल कितना है यहाँ, 15 डिग्री है कि नहीं। अब क्या है, यहाँ एक और मेथड है, तो इतना मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। वो मेथड ऐसा है कि इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है कि इवन है कि ऑड है, क्या है कोई मतलब नहीं है, बस उसका एक तरीका है, वो ध्यान रखना है आपको, तो सब आ जाएगा सब। तो सारे इमेजेस बन जाते हैं उससे, मतलब कितनी इमेजेस मिलेगी सब दिख जाता है उसमें। ओके, लिख लिया। हाँ सर। सबने लिख लिया भाई। सर बस अब यहाँ 1 मिनट देखो, पूरा, थोड़ा ही बाकी है सर। हाँ लिखिए लिखिए आराम से। लिख लिया। यस सर। अब जैसे जो नेक्स्ट मेथड है उसमें क्या करना है, क्या करके आपको क्वेश्चंस के थ्रू बता दूं। तो सेकंड मेथड, इसमें क्या करना है आपको, इसमें जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू ही बता रहा हूँ मैं इसको। पहला एग्जांपल क्या था हमारे पास में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, है ना, और इस 90 डिग्री में हमने ऑब्जेक्ट कैसे रखा था, ये एंगल कितना था 30 डिग्री था,
ये एंगल कितना था, 60 डिग्री था। ये M1 है, ये M2। क्या करेंगे, M1 M2 कितना एंगल है इसका, मतलब जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ एंगल कितना, 30 डिग्री। तो एक 30 एक 60 डिग्री। M2 के साथ कितना एंगल है, 60 डिग्री है कि नहीं, ये क्लियर है। अब क्या करना है, ऐसे क्रॉस बनाना है और यह लिखना है 90 डिग्री। 30 प्लस 90 कितना हो रहा है, 120 डिग्री। 60 प्लस 90 कितना हो रहा है, 150 डिग्री। ये क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, फिर से आगे चलो, 90 डिग्री, तो 150 प्लस 90 कितना हुआ, 240। 90 प्लस 120 कितना हुआ, 210 डिग्री। ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 180 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अगर 150 प्लस 90 या 30, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने, 30 प्लस 90 जो 20 है, वो 80 से कम है, तो ये एक्सेप्टेबल है। यानी ये सम 180 से आना चाहिए। 60 प्लस 90 जो कि 180 से कम है, इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन 150 प्लस 90 240, 120 प्लस 2 120 डिग्री प्लस 90 210 डिग्री। ये समझ में आ रहा है ना। ये Sir, एक इसमें बार ऐड किया तो 210 डिग्री, ये इसमें ऐड किया तो फिर से सुन लो ध्यान से, ये समझ में आ रहा है। पहले तो यहाँ का मैकेनिज्म कि इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो M1 के साथ कितना है, 30। M2 के साथ कितना है, 60। दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो 30 प्लस 90 मिला के कितना, 120। 90 प्लस 60 मिला के कितना होता है, 150, है ना। लेकिन मैं फिर से आ गया, सीक्वेंस बनाए, मान लो मैंने ऐसे, तो 150 प्लस 90 कितना हो रहा है, 240। 90 प्लस 120 कितना हो रहा है, 210। ये वैल्यू 180 से ज्यादा आ रही है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेथड ये कहता है जब 120 180 से अगर वैल्यू ज्यादा आ जाती है, 150 प्लस 90 मिला के 240 आ रहा है, या 120 प्लस 90 मिला के 210 आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी को भी क्लियर नहीं हुआ, आपकी वॉइस अरे सर आपकी आवाज अटक रही है। ये आवाज अटक रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर? हाँ सर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सर एकदम थोड़ा सा लैग है। अभी भी कर रहा है। अभी भी कर रहा है। नहीं सर, अभी नहीं करूँगा। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं यहाँ। जैसे ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसको इससे मिलाते थे, एंगल 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है M2 के साथ में। तो M1 के साथ 30, M2 के साथ 60। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना, प्लेन मिरर के बीच में 90 डिग्री है। तो 30 प्लस 90 120, 90 प्लस 60 150। ओके, फिर से हमने प्रोसेस बढ़ाया, 90 को ऐड किया, क्या मिला, 240 210। यहाँ तक क्लियर है। ये जो वैल्यूज आ रही 180 से ज्यादा आ रही, क्या आ रही है, तो ये इस रूल में ये दोनों एक्सेप्टेबल वैल्यूज नहीं है।
क्योंकि 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 180 भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक तो पहली बात इसका मतलब इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, कहाँ, यहाँ और यहाँ। लेकिन अब इसमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो सम है इन तीनों का, ये जो सम है तीनों का, ये 360 से के इक्वल अगर आता है, सॉरी 360 के इक्वल आता है, इसका मतलब है कि ये इमेज और ये इमेज कोइंसाइड कर रही है। तो अगर ऐसा है, एक इमेज ये बन रही है, एक इमेज ये बन रही है, और 150 120 को जो इमेजेस मिल रही है वो कोइंसाइड कर रही है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेगी इसमें? 3 मिलेगी। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेगी इसमें? 3 मिलेगी। ये बात सुन में आए? हाँ सर। हाँ सर। ये सर लिख एक लो बार फिर अभी। वापस रिपीट करो ना। हाँ, अभी क्वेश्चन लूंगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ये लिख लो पहले, अभी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं। ये मेथड क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आता है, क्वेश्चन और करवाता है। सर तो ये पॉइंट वाले में भी काम में आएगा ना? किसमें? मतलब 3 पॉइंट समथिंग, नहीं तो 4 हाँ पॉइंट हाँ समथिंग। हाँ हाँ, अभी 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 लेके दिखाऊंगा ना आपको क्वेश्चन, अभी वो क्वेश्चन भी लूंगा ना। सर वो तीनों का सम 360 के इक्वल आना चाहिए। हाँ, अगर 360 के इक्वल आता है इन तीनों का सम, तो इसका मतलब 150 और 120 वाली जो इमेजेस हैं वो कोइंसाइड कर रही है। ओके सर, थैंक यू। और नहीं आता तो नहीं coincide, ऐसा है। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा लिया था हमने? इस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास में कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यही था, है ना? हमने इसमें दो केस देखे थे, कौन कौन से, दोनों ले लेते हैं। एक 60 डिग्री वाला देखा था, दूसरा भी 60 डिग्री वाला देखा था। ये M1 है, ये M2 है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो ये M1 है, ये M2 है। कितना है? 60 डिग्री 60 डिग्री। क्या ऐड करेंगे इसमें? 120। अब ये क्या जा रहा है? 180 डिग्री जा रहा है। ये भी क्या जा रहा है? 180 डिग्री जा रहा है। 180 जाने जा रहा है, जो कि ये 180 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 180 से कम होना चाहिए। अरे बात सुन में, 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 180 के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलेगी आपको? 2 ही मिलेगी। कौन कौन से? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। बात समझ में आ गई? यानी 60 प्लस 120 180 आ रहा है। अगर ये उससे कम आता है तभी एक्सेप्टेबल है। जैसे अभी इस वाले केस में, चलो बी वाले में, इसमें देखते हैं ये कितना है। देखो, ये ले लेते हैं 30 डिग्री, और ये हमारे पास में 90 डिग्री। ये M1 है, ये M2 है। अब यहाँ देखो, ये M1 है, ये M2 है। कितना? 30 और 90। उसके बाद 120 ऐड करो,
कितना जा रहा है, ये 150, और ये इधर कितना जा रहा है 210 डिग्री। इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, 3 हो गई, एक ये और ये 150 से कम है। अब उसके बाद आगे नहीं जा सकते, अब यहीं रुकना पड़ेगा बात को, ये नहीं, क्योंकि यह स्टॉप कर दिया इसने। समझ में आ गई बात, ये क्या हो जाएगा, यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आगे नहीं जा सकते अब यहाँ से। ओके, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिल गई इसमें, 3। और नहीं है तो आपको तो जो पहले भी मेथड बता ही दिया मैंने, ये तो सेकंड मेथड है, अगर समझ में आता है तो अच्छा है। इसमें ये है कि ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ना, एंगल बार बार चेक नहीं करना है, केवल ये चेक करना है कि 30 + 120 जो है 150 है ना। इधर 90 + 120 जो कि 210 है, जो कि 180 से ज़्यादा आ रहा है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इमेजेस कितनी मिल गई अपने को, एक इमेज, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब जैसे 110 डिग्री वाला भी लेके दिखाता हूँ। निकले हैं? सर यहाँ पे हम लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन की मतलब एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट हो रही थी। सर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन देख रहे हैं ना, मतलब हम लोग एंगल बाइसेक्टर पे रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे बात ही नहीं करी मैंने भी नहीं बात करी कि इंटीजर आ रहा है कि नॉन इंटीजर आ रहा है, वो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यस सर। तो अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास में 110 डिग्री वाला दिखाते हैं। अगर थीटा = 110 डिग्री है, और इसमें भी 2 केस ले लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, तो ये एंगल मान लो कितना होगा, 50 डिग्री, ये भी कितना होगा 50 डिग्री। तो ये M1 है, ये M2 है, तो M1 M2 कितना है 50 एंड 55 55 प्लस 110। आप देखो ये कितना जा रहा है 165, ये भी कितना जा रहा है 165, 180 से कम है। और इन तीनों का सम जो है, ऐसा भी नहीं कि 360 आ रहा, नहीं आ रहा है, आप करके देखो। उसके बाद देखो अब यहाँ इधर आएंगे, तो ये इधर है और ये इधर है, कितना है 110 डिग्री, कितना आ रहा है देखो 180 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिल गई इसमें, 4 मिल गई ना। कैसे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ओके, क्लियर है? हाँ सर। अब जैसे दूसरा देख लेते हैं। कि मान लो ये हमारे पास में है, ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये 20 डिग्री है और ये 90 डिग्री है ना। ये M1 है, ये M2 है, M1 M2 20 डिग्री 90 डिग्री ऐड करो, कितना 110 डिग्री। ये कितना जा रहा है 130 डिग्री, ये देखो कितना जा रहा है 200 डिग्री, यानी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, 3 होगी ना। अभी क्लियर है? सर हाँ सर। लिख लीजिए इसको। मैंने आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था।
हाँ सर। प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ये मोशन था वो हो गया था ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट चले। डन सर। तो ये तो हो गया प्लेन मिरर को लेकर। नेक्स्ट अब हमारे पास में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स या कर्व्ड सरफेस के केस में। तो स्फेरिकल मिरर्स भी हो सकते हैं, पैराबोइडल शेप में मिरर भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो है कर्व्ड सरफेस के लिए। किसी भी तरह का कर्व्ड सरफेस हो सकता है, लेकिन मेनली तो हम लोग यहाँ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो स्फेरिकल सरफेस से लेकर ही आए हैं, लेकिन पैराबोलिक जो सरफेस है उसका भी बना सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बनाने में वो है, बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। आपको बुकलेट नहीं मिला ना अभी? सर हम्म। सर कब तक मिलेगा, कुछ बोला है क्या? वो आप संजय जी से एक बार पूछ लीजिए कब तक दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक तो स्फेरिकल सरफेस को लेकर, और दूसरा होगा पैराबोइडल। ओके, तो स्फेरिकल सरफेस में हम लोग यहाँ बात करते हैं कॉनकेव मिरर, और यहाँ हम बात करेंगे दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों जो हैं स्फेरिकल सरफेस के पार्ट होंगे। तो कॉनकेव कैसे बोलेंगे, कॉन्वेक्स कैसे बोलेंगे? देखो यहाँ, ये मान लो हमारे पास में ये मान लो एक स्फेयर है, और अगर हमने इस स्फेयर को के जो इस स्फेयर के आउटर सरफेस को अगर सिल्वर किया है या पॉलिश किया, मान लो सिल्वर करना इसको कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है, देखो ये स्फेयर का पार्ट है, ये इसका सेंटर है कि नहीं स्फेयर का? तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो मिरर मैंने बनाया है, ये जो मिरर यहाँ बनाया है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन? ये वाली जो लाइन है, डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
और इसको कॉनकेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि मतलब केविटी की तरह दिख रहा है। ये देखो पूरा कैविटी की तरह ऐसा होगा, इसलिए कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी क्या है, पोल, पोल मतलब मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी से पास हो रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह आप यहाँ देखो, इसकी जो रेडियस है आर, है ना, यानी सी पी इक्वल टू क्या है, आर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये मिरर कैसा होगा, तो कई बच्चे ने तो देखा ही नहीं होता है। आप तो ऐसे समझो, घर में हमारे पास में जो सर्विंग स्पून होती है वो तो देखा है। सर्विंग स्पून तो सबने देखा है। तो सर्विंग स्पून में जिस साइड से हम लोग सब्जी जिसमें लेते हैं, है ना, उस साइड क्या है, कॉनकेव है, और पीछे की साइड क्या है, कॉन्वेक्स है। ये बेस्ट एग्जांपल है सर्विंग स्पून। उसी तरह कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में इसमें स्फेयर को इन साइड से, अंदर की साइड से सिल्वर मतलब सिल्वर करते हैं। तो इसमें ऐसे सिल्वर करते हैं। ये सेंटर है और ये पोल है ना, और ये सेंटर है। तो यहाँ भी सेम वैसा ही है। ये इसका जो मिड पॉइंट है मिरर का वो पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस वो रेडियस है, और यहाँ से पास होने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। बस बस इसमें पीछे की साइड मतलब अंदर की साइड से सिल्वर कर रहे हैं, कॉनकेव में हम लोग बाहर की साइड से सिल्वर कर रहे हैं। क्लियर है भाई ये सबको? तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। और ये कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। No, sir. Like this.
सर आपके पास इस चैप्टर का शीट है क्या, रेजोनेंस वाला? वो मिलेगा, संजय जी के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मतलब उनसे पीडीएफ फॉर्म में। हाँ हाँ, पीडीएफ में तो संजय जी भेज देगा। देना सर ग्रुप में। हाँ ग्रुप में भेजो ना पीडीएफ को। हाँ, संजय जी से बोल दीजिए, वो शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके। हम्म। लिख लिया। यस सर। चलिए, तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ फोकस, फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन। ओके, फोकस, फोकल लेंथ एंड फोकल प्लेन। अब वैसे कुछ कई बच्चों को तो पता ही होगा कि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कॉनकेव मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की, कुछ आइडिया आपको? किसी को कुछ पढ़ा हो 10th में, कुछ याद हो? सर डबल ऑफ रेडियस। डबल ऑफ रेडियस? डबल ऑफ रेडियस तो नहीं होता यार, क्या होता है? किसने क्या पढ़ के आए थे? बोलिए। कितना होता है? सर फोकल लेंथ होता है रेडियस का हाफ। रेडियस का हाफ होता है ना? लेकिन वह जो आप पढ़ के आए वो तो गड़बड़ था। आपको कैसे बोल दें कि ये r/2 है? अभी आप यहाँ देखोगे कि फोकल लेंथ तो अलग अलग होती है, फिक्स कैसे बता दिए फिर वो कि r/2 फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की? हमारी बात सुनना, ठीक है। तो अभी उस पॉइंट पर आएंगे, उसके पहले मैं समझ लेते हैं कि फोकस क्या होता है और फोकल प्लेन क्या होता है, फिर आएंगे फोकल लेंथ पर। तो होता क्या है कि अगर मैं फोकस की बात करूं तो ये हमारे पास में मान लो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स के लिए भी बता दूंगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है दोनों के लिए। तो अगर मान लो ये हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है, ओके, सॉरी कॉनकेव मिरर है और ये पी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आती है वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। अच्छा ये भी बताए कि नॉर्मल ये होगा, है ना, इसका मतलब इसका सेंटर यहाँ होना चाहिए। तो उतने एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, जितना ये एंगल पे इंसिडेंस हुआ उतने पे रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, यही फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फोकस या फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी रेज आती है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करके जाती है, और जिस पॉइंट पर क्रॉस करती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये क्लियर है पहले? हाँ सर। और ये जो एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है, एफ और पी के बीच के डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल प्लेन क्या है? अ प्लेन which is perpendicular to the principal axis and passing through the focus, उस प्लेन को क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। यानी ये जो प्लेन होगा यहाँ, क्योंकि 90 डिग्री है, ये जो प्लेन बनेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। यानी ये क्या है? अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चलूं तो आप देख रहे हो कि जो वाई जेड प्लेन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वाई जेड प्लेन क्या है? फोकल प्लेन है।
वाई जेड प्लेन क्या है या फोकल प्लेन है? क्या है? फोकल प्लेन है। वाई जेड प्लेन हमारे पास में है कि नहीं? ये तीनों पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या कहा? हाँ सर। फोकस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से क्रॉस करके जाएगी? फोकस से। दूसरा है कि इसी फोकस से एक प्लेन पास हो रहा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। और एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। अब ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू r/2 भी हो सकती है, तो उसकी कंडीशन क्या है वो समझना पड़ेगा कि कब इसको r/2 बोल दिया गया है। ठीक है, तो चलो ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इसका। फोकल सर फोकल प्लेन का डेफिनेशन बता दीजिए ना वापस एक बार। लिख लीजिए, लिखिए, फोकल प्लेन का लिखिए। Focal plane, a plane which is perpendicular to the principal axis and passing through the focus. Okay. देख लिया आप लोगों ने? लिख लिया क्या? हाँ सर। Yes, sir. चलो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। तो ये मैं कॉनकेव के लिए फाइंड कर रहा हूँ, ये कॉन्वेक्स के लिए भी वही रहेगा। ये पोल है, तो ये लाइट रे आई, तो ये इसका क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या ऐसी है, और उतने एंगल पे क्या होगा? यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये एंगल भी तो थीटा ही है। तो ये एम पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये एफ पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कि x है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, सी एफ इक्वल टू एक्स है, तो एफ एम इक्वल टू भी तो x ही है कि नहीं? Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो आप देखो कि एफ पी इक्वल टू क्या है? एफ है, तो एफ पी मतलब क्या है? सी पी माइनस सी एफ, यही तो है। सी पी क्या है यहाँ? आर माइनस एक्स। ये फोकल लेंथ होगी कि नहीं होगी इसकी? क्योंकि सी सेंटर है ना, Yes, sir. तो सी और पी के बीच की डिस्टेंस। उसी तरह आप ध्यान से देखो, सी पी इक्वल टू सी एम इक्वल टू आर होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही पहले तो? सर एक बार रिपीट। Yes, sir. नहीं नहीं, मैंने लिखा नहीं है। सी पी इक्वल टू सी एम इक्वल टू आर लिख रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर।
भाई ये हमारे पास में स्फेयर है। आपको इस पॉइंट पे इसको मिलाओ, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, ये सब इक्वल डिस्टेंसेस होंगी कि नहीं होंगी? ये मानते हो? सेंटर से भाई रेडियस हो गई ना, नहीं समझे? हाँ हाँ सर समझे। इसका मतलब सी एम इक्वल टू आर है हमारे पास में। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल है तो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो यानी बी ए और सी, तो आपको ये फॉर्मूला याद है? कॉस अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, याद है? हाँ सर। इसको यूज करें। अब देखो ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं? ट्राइंगल ले रहा हूँ सी एम एफ, ले रहा हूँ सी एम एफ। तो ये आप ध्यान से देखो, ये लेंथ भी तो एक्स ही है कि नहीं, लिखा है नहीं? तो ट्राइंगल ये लिख लो पहले इधर का, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा सबको समझ में आ रहा है? आकृति बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर। अक्षत हाँ सर समझा। समझ में आ रहा है ना? सर एक इसके पीछे वाला स्लाइड दिखाओ ना। हाँ लिख लिया आप लोगों ने? डन सर। ओके चलिए, Sure. ये भी लिख लिया। हाँ बोलिए। सर लिया, हाँ बोलो। बदल लिख लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ट्राइंगल सी एम एफ लेता हूं मैं यहाँ, सी एम एफ। तो ट्राइंगल सी एम एफ, तो आप देखो यहाँ cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2rx। ये समझ में आ रहा है? लिख सकता हूँ मैं? तो आप यहाँ देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r बाई 2x, यानी x इक्वल टू क्या आ गया है? r बाई 2 सेक थीटा। तो फोकल लेंथ क्या हो गया? r माइनस r बाई 2 सेक थीटा। एक्चुअल ये है आंसर। वो कब आता है? वो आता है व्हेन f माइनस r बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r बाई 2। यानी जब थीटा टेंस टू 0 है तो इन ये जो वो रेज है इसको बोलते हैं पैराक्सल रेज। क्या बोलते हैं? पैराक्सल रेज। ये वो रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होती है।
यानी जो बिल्कुल पास होगी तो एंगल भी क्या होगा, नेग्लिजिबल ही तो होगा ना। ये बिल्कुल पास जो रेज आती है, तो आप ये देखो ये सारी रेज एक ही पॉइंट से क्या होगी, क्रॉस करके जा रही होगी। क्यों? क्योंकि थीटा टेंस टू 0 है यहाँ। तो ये जो रेज है उनको बोलते हैं पैराक्सियल रेज। उन पैराक्सियल रेज के लिए ही आपने r/2 सीखा था। एक्चुअल आंसर क्या है इसका, ये है। ये बात हमारी सबको, ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ बेटा, लाइव Yes. आपके साथ अभी बार बार आप आ रहे हो जा रहे हो, क्या नेटवर्क इशू है क्या? हम्म, सर एक बार ये वाला पार्ट रिपीट कर दो ना। आप फिर से बोलिए क्या, ये वाला पार्ट? रिपीट कर दो एक बार, वो सुन नहीं पाई थी, हाँ। डिस्कनेक्ट हो गई थी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमने ये ट्राइंगल लिया है। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग यहाँ? हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास में, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है। तुम्हारे पास में ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। तो अब आपको मालूम है फॉर्मूला, तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया है। तो ये भी x है, ये भी दिख रहा है मुझे कि ये x है, और ये भी दिख रहा है कि ये x है। तो मैंने ये थीटा ले लिया, मान लो ये वाला थीटा ले लेते हैं, कोई बात नहीं आप, है ना। और ये मुझे मालूम है c और m के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया हूँ, ओके। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, r/2 सेक थीटा आ गया। तो f क्या हो गया यहाँ, क्योंकि f क्या था, r माइनस एक्स था, x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि व्हेन थीटा टेंस टू 0 है, तो हमें मालूम है कि जो सेक थीटा होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है जब थीटा टेंस टू 0 होता है ना। इसका मतलब ये थीटा टेंस टू 0 किन रेस के लिए माना जाता है, पैराक्सियल रेस। वो रेस जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होगी, उन रेस की हमने बात की है। क्लियर? यस और नो? ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। नहीं क्लियर है ना। तो ये हमारे पास में एक और डायग्राम बना देता हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, क्योंकि यहाँ सी होगा और यहाँ ए पी होगा। तो ये जो रेज आ रही है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास में, वो रे यहाँ से पास होगी। और भी रे मान लो ये बिल्कुल इसी के पास में है ना, इसका भी थीटा टेंस टू 0 ही एक तरह से, तो ये भी यहीं से पास होगी, ओके। तो इसको हम बोलते हैं एफ, और इस केस में क्या है ये r/2, क्यों? क्योंकि थीटा टेंस टू 0 है उसके लिए, यानी हम बात कर रहे हैं पैराक्सियल रेस के लिए, ओके। अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। अच्छा, उसी तरह उसके लिए भी देख लेते हैं। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए भी देख लेते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पेज पे जाएं। हेलो, नेक्स्ट पेज पे जाएं यस क्या? सर। यस है ना। तो जैसे कॉन्वेक्स का भी समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स का भी वैसे तो यही है, तो ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये सी है। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो रे आएगी ये भी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली है, तो जनरल केस ले लेता हूँ चलो पहले। तो ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये तो क्या है, ये तो नॉर्मल है ना, तो उतने एंगल पे क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, दरअसल ये कहाँ से पास होगी, फोकस, तो इसका भी ये क्या होगा, ये फोकल लेंथ होगा। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा पॉइंट भी। बना लीजिए इसको। यस सर। बना लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे। हेलो, नेक्स्ट हाँ, पेज पे सर। जाएं क्या? यस सर। बेटा जागे हो ना सब लोग, सो तो नहीं गए? हाँ नहीं सर? जागे हैं सर। हाँ नहीं सर। हाँ, लास्ट से बेटो, बेटा जगे हो ना? यस सर। सोना नहीं। आशीष भगत, बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अरे वाह, good यार। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर से समझाएंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार, कितनी बार। कनिका, आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है। चलिए, अब इसमें क्या है, हम लोग वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस आए, एक तो मैंने बता दिया, पर जो जितने भी क्वेश्चंस अभी जे मेंस या जे एडवांस में आते हैं वो पैराक्सल रेस से रिलेटेड ही आते हैं। आ रही बात समझ में? जब तक वो कुछ नहीं बताएगा तब तक हमें पैराक्सल रेस ही मानना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्योंकि वैसे तो आपके पैराक्सल रेस ही, लेकिन जे एडवांस, जे मेंस में तो नहीं बनाएगा इधर उधर के क्वेश्चन, लेकिन जे एडवांस में क्वेश्चन बना सकता है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग करेंगे, है ना। एक पर्टिकुलर केस है, जब थीटा टेंस टू 0 होगा तभी हम लोग फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, r/2 लिखेंगे। और ये याद भी होना चाहिए, यही आपको सिखाया भी गया 10 तक भी, लेकिन यहाँ जे एडवांस वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग r - r/2 सेक थीटा, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा तो टाइम ले सकता हूँ मैं आपका, अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो 2-3 मिनट ऊपर ले सकता हूँ ना, अगर मान लो 9 से ऊपर हो गया तो चलेगा। हाँ यस सर। सर। तो दरअसल मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना था आपको, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा मैं। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कैसे देखना है, तो होता क्या है कि मान लो ये हमारे पास में ये प्लेन मिरर है, ये डेरिवेशन में बता भले ही प्लेन मिरर के ले रहा हूँ, लेकिन ये मैंने क्या लिखवाया, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे लिखवाया है। तो कोई भी रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, चाहे वो कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, चाहे प्लेन सरफेस से हो, किसी से भी, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। तो क्या होगा, यहाँ ये नॉर्मल है और इसको हम नॉर्मल के जो यूनिट वेक्टर यानी जो डायरेक्शन है नॉर्मल की वो एन कैप ले रहा हूं मैं, और जो लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है वो मैं ई कैप ले रहा हूँ, उसके डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ई कैप है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है
उसकी डायरेक्शन में ई डैश कैप ले रहा हूँ, उसी यही डायरेक्शन अपने को चाहिए, ई डैश कैप। तो ये हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे है, चलेगा। अब ये जो एंगल है हमें मालूम है आई है, और हमें ये भी मालूम है कि ये एंगल आई है कि नहीं? क्लियर है भाई? अब इसको Yes, थोड़ा sir. एक्सटेंड करो। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आई, तो ये एंगल भी कितना है 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई, और ये एंगल भी कितना है 90 माइनस आई, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, इस पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, ये पॉइंट में ओ ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ, है ना। एक ट्राइंगल मिल रहा है कौन सा मुझे, ओ ए बी, है ना। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ओ ए वेक्टर ले सकता हूँ मैं इसको, ये क्या है ए बी वेक्टर ले सकता हूँ, और ये क्या है ओ बी वेक्टर ले सकता हूँ। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं मैं यहाँ, क्या मिलेगा, ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। Sir. यस सर। हाँ सर। हाँ, अब देखो यहाँ आपको इस ट्राइंगल से कुछ चीज दिख रही है? हाँ, ये देखो 90 डिग्री है, देखो ये बेस है और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो ये मान लो कि अगर ये पॉइंट सी पॉइंट है, तो आपको ये मालूम है ए सी इक्वल टू सी बी होगा यहाँ। अगर ऐसा है तो ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा कि नहीं होगा? हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ज्योमेट्री का ही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला गया था, है कि नहीं? तो ए सी इक्वल टू सी बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओके भाई, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। अब यहाँ Yes, देखो sir. आप, यानी ए बी को क्या लिख सकते हो, 2AC लिख सकते हो या 2CB लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है। ओ ए और ओ बी को क्या लिखोगे, ओ बी ई कैप, ई डैश कैप लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ऐसे तो लिखते हैं। ओ ए को क्या लिखोगे, ओ ए ई कैप लिखोगे प्लस ए बी को क्या लिखोगे, ए बी एन कैप लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये समझ में आया? तब तो आगे की बात करूं। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। आप देख रहे हो कि ओ बी इक्वल टू ओ ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए ई डैश कैप इक्वल टू ओ ए ई कैप प्लस ए बी। ए बी की जगह ए सी की बात करेंगे तो मैं इसको 2AC n कैप लिख सकता हूँ। ए सी को क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए ओ सी पर जाओ, क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई ए ओ ए इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस आई कैप लिख सकते हो क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. तो पहले इसको लिख लो, फिर नहीं इसको लिखो, थोड़ा फास्ट लिखिएगा इसको ताकि जल्दी कंप्लीट कर लें। पहले लिख लो आप लोग। सर साइन 90 है ना? साइन 90 माइनस आई लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या बात कर रहे हो आप यार, हैं? अभी भी नींद सर में नहीं, हो? नहीं सर, उधर वो देखो ना, उसके सामने एक डैश है तो मेरे को 1 लगा। साइन 90 माइनस आई है ना ये तो, ठीक है ना, ये वाला एंगल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? लिखिए
सर वो ओ ए ई कैप के बाजू में क्या लिखा है? इधर ओ ए ई डैश कैप। ओ ई डैश कैप लिखा नहीं, यहाँ ना, सर उसके लेफ्ट में क्या लिखा है? और करके लिखा है। ओ आर, और नहीं समझ में आया? सब समझा। ओके, लिख लिया? कनिका कुछ बोल रहे हैं आप? चलिए आगे। अब यहाँ देखो, हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई है ना। अब इसमें और यहाँ से देखो ये क्या हो गया, कोसाइन 90 माइनस आई क्या हो गया, कोस आई हो गया। cos i इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ देखो, मैं इधर लिख लेता हूँ। तो यह हमारे पास इस इक्वेशन को मैं लेके जा रहा हूँ। ओ ए ई डैश कैप इक्वल टू ओ ए ई कैप प्लस 2ac, 2ac क्या लिखेंगे, 2oa cos i n कैप लिख सकते हैं क्या, और ए से वो कैंसिल आउट हो गया, तो ई डैश कैप इक्वल टू क्या हो गया, ई कैप प्लस 2 cos i n कैप लिख सकते हैं क्या? यस और हाँ नो, सर। है ना। अब यहाँ देखो आप, अब यहाँ देखो एक चीज देखो, इधर n कैप है, इधर क्या है देखो, ये ई डैश सॉरी ई कैप है कि नहीं, ई कैप और एन कैप के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस आई है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए वेक्टर मतलब यहाँ हो गया ई कैप डॉट एन कैप, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 into 1, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस आई। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। अब अगर ये समझ में आया तो फिर अब आपको ये भी समझ में आएगा, इसको आगे तक ले लेते हैं। आप यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, देखो माइनस cos i इक्वल टू क्या आ गया, ई कैप डॉट एन कैप आया, या माइनस यहाँ ले लो तो ये इधर प्लस हो गया, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको यहाँ रख दो, तो हो गया ई डैश कैप इक्वल टू ई कैप माइनस 2 ई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये मेंस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस फॉर्मूला, मतलब सिर्फ फॉर्मूला पूछा था उन्होंने, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। हाँ सर। इससे रिलेटेड फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और इतना ही करेंगे, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ रहा था, आ रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में सर। मिलते हैं फिर। हाँ बोलिए। सर हाँ सर बोलिए। यहाँ पे हम लोग ने जब cos i को रिप्लेस करके e डॉट cos i को जब रिप्लेस करके e डॉट n लिखा, तो उसका सर n दूसरे n कैप के साथ जो प्रोडक्ट रहेगा वो सर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा ना सर? नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल, इसलिए तो क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये वाला फॉर्मूला है, हाँ, क्योंकि ये बात सही कहा आपने, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ई कैप डॉट एन कैप क्या देगा आपको, एक तरह से एक स्केलर क्वांटिटी देगा ना वो, तो
हाँ सर, हाँ हाँ, तो Yes, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसलिए तो डेरिवेशन sir, को अच्छे से समझा, yes, समझो sir. क्या लिखा है डेरिवेशन में, ओके, क्लियर हो जाएगा। वैसे भी और नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, मैं फिर से Okay, बता दूँ। ऐसे तो क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। yes sir. जिन्होंने लिख लिया वो जा Bye, सकता है, sir. कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाय बाय। Bye, Thank you, sir. sir. बाय बाय, बाय बाय सर, बाय। थैंक यू। Bye sir, थैंक thank यू you sir. और टेक Bye, केयर sir. बेटा, Bye, sir, thank ध्यान you. रखो। अभी मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अभी भाई बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, ध्यान रखो सब लोग अपना। ओके चलो, बाय बाय।